ओके जी, वेलकम अगेन। अब दोबारा से रिवाइज करते हैं एक चीज़। इसका क्या मतलब है? काम छोड़ के हाथ उठाएंगे और जब मैं हाथ नीचे करूंगा सब हाथ नीचे करके नेक्स्ट उसकी तरफ सुनना शुरू कर देंगे। मैं पूछूंगा समझ आई, जिसको कम आई वो खाली एक क्लैप करेगा, और मैं दोबारा पूछूंगा समझ आई, जिनको सारी समझ आ गई वो हाँ समझ आई। पहली बारी पे जिसको नहीं समझ आई उसने एक बार करना है। समझ आई? अच्छा, ये बात नहीं समझ आई। चलिए, अच्छा अब क्योंकि मेरे साथ साथ आप रहेंगे और हम सॉल्व करेंगे टूल्स की मदद से, ठीक है? तो कोशिश मैं करूँगा कि इसको जितना जल्दी हो सके। सारे रेडी हैं? चलिए जी, अब हम जा रहे हैं। पहले हमने 7 स्टेप्स किए। उन 7 स्टेप्स में मैंने जैसे पहले कहा था कि मेरे ख्याल में ऐसा होता है, वैसे नहीं होता, बल्कि हम डाटा कलेक्ट करते हैं। डाटा कलेक्ट करेंगे क्वालिटी टूल्स की मदद से। इस स्टेज पे आप लोगों को 7 क्वालिटी टूल्स सिखाए जाते हैं। हम ज़रूरी नहीं है कि 7 के 7 क्वालिटी टूल्स को आपने घुसेड़ना ही घुसेड़ना है, ठीक है? हम देखेंगे कौन सा टूल कहाँ पे यूज़ हो सकता है, उसको वहाँ पे यूज़ करेंगे। कुछ टूल्स डाटा गैदरिंग के लिए होते हैं, कुछ टूल डाटा एनालिसिस के लिए होते हैं, कुछ टूल डाटा प्रेजेंटेशन के लिए होते हैं। तो हम डिफरेंट टूल्स को देखेंगे, और ज़रूरी नहीं है कि एक स्टेप पे एक ही टूल यूज़ हो, एक स्टेप पे एक से ज़्यादा भी टूल्स यूज़ हो सकते हैं। और ज़रूरी नहीं कि वही जो टूल्स हैं वो सारे प्रॉब्लम्स में एक जैसा यूज़ हो। बेस्ड ऑन द प्रॉब्लम भी चेंज हो सकता है आपका टूल। तो मैं आपको क्वालिटी टूल्स सिखाने जा रहे हैं। आप जब अपना करेंगे देखेंगे कि आपके रिलेटेड उसमें कितना टूल यूज़ हो सकता है, कौन सा है। तो 7 क्वालिटी टूल्स जो आज हम डिस्कस करने जाएंगे, वो पहला है फ्लो चार्ट, चेक शीट, हिस्टोग्राम, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम है, स्कैटर डायग्राम, कंट्रोल चार्ट और परेटो चार्ट। ये 7 टूल्स हैं बेसिक, जिनको बेसिक क्वालिटी टूल्स कहते हैं। अब इसके बाद एडवांस टूल्स भी हैं, लेकिन हम बेसिक क्वालिटी टूल्स ही इस लेवल पे फ़िलहाल समझने जा रहे हैं। सबसे पहला है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट किस लिए यूज़ होता है? फ्लो चार्ट यूज्ड फॉर एनालाइजिंग ऑफ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। आप ये देखते हैं कि इवेंट कैसे हो रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने प्रिंसिपल ऑफिस में जाना है। यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, मैं क्या करूँगा? पहले स्टार्ट वॉकिंग, डोर से बाहर निकलूँगा, लेफ़्ट टर्न करूँगा, स्टेयर्स से नीचे की तरफ जाऊँगा, राइट आगे से टर्न करूँगा, फिर आगे से राइट टर्न करके प्रिंसिपल ऑफिस तक जाऊँगा। ये एक स्टेप्स है ना। तो जो फ्लो चार्ट है वो सिर्फ प्रोसेस के अंदर या कोई ऐसी चीज़ों के अंदर सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को बता रहा होता है। क्या करता है? ये मैप आउट करता है। हम पिक्टोरियल फॉर्म में इसको मैप करते हैं फ्लो चार्ट्स को, ताकि हमें सीक्वेंस की अंडरस्टैंडिंग में इजी हो। और क्या इलस्ट्रेट कर रहा होता है? जो कम्प्लेक्स प्रोसेसेस वगैरह है ना, उनको अंडरस्टैंड करने में बहुत हेल्पफुल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, बल्ब आपका ख़राब हो गया है, इसके ऊपर फ्लो चार्ट बनाया है। ये वाला बल्ब फ्यूज़ हो गया, नहीं चल रहा, क्या करेंगे? लैम्प डजंट वर्क, प्रॉब्लम है, प्रोसेस है, कोई इशू है। लैम्प प्लग इन, हम जाके चेक करेंगे कि जी लैम्प प्लग इन है कि नहीं है। अगर नो है तो हम देख लें, प्लग इन का मतलब तो तार लगी हुई है ना, हम यहाँ पे चलेंगे देख लें कि ये सही से फिट इन हुआ है या नहीं है। अगर ये सही फिट इन नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे? उसको फिट कर देंगे, प्रॉब्लम सॉल्व। अगर हम फिट भी किया फिर भी नहीं है, लैम्प चल रहा, तो इसका मतलब है कि लैम्प जल गया, ख़राब हो गया, फ्यूज़ हो गया। अब आम टर्म्स हैं जब बात करते हैं। तो अगर बल्ब फ्यूज़ है तो क्या करेंगे आप? एक्शन क्या लेना आपने? रिप्लेस बल्ब, और या रिपेयर हो सकता है, ठीक है? तो ये आपको एक जो स्टेप है, एक प्रोसेस है, एक एक्टिविटी है, वो कितनी आसानी से आप बता सकते हैं प्रोसेस की मदद से। अगर मैं ज़ुबानी, ये तो क्योंकि बहुत सिंपल प्रोसेस है ना, मैं मिसाल के तौर पे, आपका बच्चा एब्सेंट होता है, उसके लिए आपने प्रोसेस फ्लो बनाना है। स्टूडेंट इज़ एब्सेंट, चेक कि इस मंथ में वो 3 बार एब्सेंट हो गया है, यस, कॉल पेरेंट्स, नो,
उसको छोड़ दें, नेक्स्ट टाइम फिर चेक करें उसको, लूप में लग जाएगा कि जी अब उसकी थर्ड टाइम हो गई है, थर्ड टाइम हो गया कॉल पेरेंट्स, फिफ्थ टाइम हो गया है स्ट्रक ऑफ, जो भी पॉलिसी प्रोसीजर है। तो वो जितने प्रोसेस हैं उनको बहुत सिंपल तरीके से प्रोसेस फ्लो के अंदर इलस्ट्रेट किया जा सकता है, जो अंडरस्टैंडिंग के लिए है और जो समझने के लिए। जब आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं ना, तो उस वक्त भी बहुत हेल्पफुल है, या आप सोल्यूशन प्रपोज कर रहे होते हैं उस वक्त भी बहुत हेल्पफुल है। तो ये जो फ्लो चार्ट्स हैं आपको हेल्प करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए कि क्या प्रोसीजर्स हैं, क्या सीक्वेंस है, कैसे कोई अमल हो रहा है, कैसे कोई प्रोसेस हो रहा है, कैसे कोई इवेंट हो रहा है। और इसको कभी कभी हम डिसीजन चार्ट भी कहते हैं, क्योंकि इसमें फिर हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं ना कि क्या डिसीजन लेना है। अगर ये मसला है तो ये डिसीजन लेना है, अगर दूसरा मसला है तो क्या डिसीजन लेना है। क्लियर है? अच्छा, व्हेन टू यूज़ फ्लो चार्ट्स, कब आपने यूज़ करने हैं? जब आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हो किसी भी प्रोसेस की, आप ये अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं ये प्रोसेस कैसे हो रहा है, तो आप उसके लिए जब फ्लो चार्ट बनाएंगे तो ना सिर्फ आप अंडरस्टैंड उसको अच्छे कर सकते हैं, जब अपने ग्रुप में या बाकी लोगों को भी बताएंगे तो वो बहुत हो सकता है। और कभी आप इम्प्रूवमेंट के लिए जब स्टडी कर रहे होते हैं या कम्युनिकेट करना चाहें दूसरों तक, अब दूसरों को आप प्रॉब्लम बता रहे हो ना, तो अगर आप ये वाली पिक्चर सामने रख लें फ्लो चार्ट की, तो अगले के लिए बहुत इजी है अंडरस्टैंड करना, बजाय कि मैं एक पैराग्राफ पूरा या एक पूरी कहानी लिखी हुई हो या मैं खड़ा होकर आपके सामने बोलता रहूँ। तो उससे पिक्टोरियल फॉर्म में पूरे प्रोसेस को अंडरस्टैंड करना बहुत सिंपल है, ठीक है। और डॉक्यूमेंटेशन में भी हेल्प होती है। जब आप स्टूडेंट्स क्वालिटी सर्कल के अंदर कर रहे होते हैं ना अपना पूरा डॉक्यूमेंटेशन, तो आपके पास पीछे डॉक्यूमेंटेशन बन रही होती है जिसकी बेसिस पे आप अगले डिसीजन भी ले रहे होते हैं। तो पहला हमने फ्लो चार्ट किया। फ्लो चार्ट समझ आई? फ्लो चार्ट समझ आई? चलिए गुड, कुछ को नहीं आई, कम आई, तो क्वेश्चन आखिर में लेंगे। चलें, अच्छा नेक्स्ट है चेक शीट। चेक शीट का टूल किस लिए यूज़ होता है? ये डाटा कलेक्शन के अंदर यूज़ होता है। चेक शीट क्या है? अ फॉर्म ऑफ शीट यूज टू रिकॉर्ड डाटा। आप डाटा कलेक्शन के अंदर जब रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो हम एक टूल है जिसको चेक शीट कहते हैं, हम अभी एक्टिविटी करेंगे भी उसके अंदर। वो क्या है? सिंपल फॉर्म विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन कलेक्ट डाटा इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। हम किसी मैनर में डाटा को कलेक्ट करना चाहिए, किसी मैनर में उसको रिकॉर्ड करना चाहिए, ताकि जब बाद में हम उसको एनालाइज कर रहे हों तो हमें हेल्पफुल हो। तो उसके लिए जो टूल यूज़ होता है वो चेक शीट है। होता किस तरह है? सर एक सैंपल के तौर पे चेक शीट है आपके सामने, हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। इसके अंदर क्या है? नंबर ऑफ मिनट्स स्पेंड स्टडिंग मैथमेटिक्स के ऊपर डाटा कलेक्ट किया गया है, ठीक है। बस उस तरफ मोड़ दें, वो उनको नज़र नहीं आएगी, पीछे कर दें आप थोड़ा, वो स्लाइड नज़र नहीं आएगी, तो उसको ऐसे बस मैं सेट कर लूँगा। अच्छा, तो यहाँ पे डाटा कलेक्ट हो रहा है कि नंबर ऑफ मिनट्स स्पेंड स्टडीइंग मैथमेटिक्स। मंडे को 35 मिनट अगर आपने लगाए हैं, कितने लोगों ने? ट्यूसडे को कितने ने 35 मिनट लगाए, वेडनेसडे को कितने ने लगाए, इसी तरह कितनों ने 30 मिनट्स लगाए, कितनों ने 25, कितनों ने 20, कितनों ने 15। तो आप इजीली डाटा इसके ऊपर देखिए कलेक्ट कर सकते हैं। और होता क्या है कि आप जब रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, एक इवेंट हुआ आप 1, दूसरा इवेंट हुआ 2, तीसरा इवेंट 3, चौथा इवेंट 4। अच्छा, एक तो ये है कि आप करें जी 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 इस तरह करते जाएं और आखिर में फिर गिने 1, 2, 3, 4, 5, 6। वो अगर 100 का इवेंट हुआ तो आप गिनते ही रहेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 4 वर्टिकल बार्स को एक क्रॉस लगा देते हैं, फिर 4 वर्टिकल बार्स को एक क्रॉस, फिर जब तक 4 नहीं होती तो हम नहीं लगाते। अब ये 3 बच गई हैं ना, तो इसको नहीं लगाते। अब इसको काउंट करना आसान है, 5, 5, 3, 13, तो सिंपल हो जाता है कितना, ठीक है। तो डाटा को कलेक्शन के लिए हेल्प करता है आपको ये सिंपलेस्ट तरीके से कि आप इसके ऊपर डाटा को रिकॉर्ड करें। फॉर एग्जांपल आप बैग वेट कर रहे हैं ना, तो आप कितनों का 20 kg है, कितनों का 30 kg है, आप वो वेट कर रहे हैं और साथ साथ इस पे मार्क कर रहे हैं।
तो आपके लिए आसान होगा, बजाय इसके कि आप लिखें जी 20 kg नीचे फिर डिफरेंट लिखते जाएं और आखिर में जाकर दोबारा से गिने 1 2 3 4 कितने हैं, ठीक है। तो उसमें आपको ये चेक शीट हेल्प करती है। एक और चेक शीट है, मुख्तलिफ तरीक़ों से बन सकती है। यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम लिस्ट किए गए हैं और आगे फ्रीक्वेंसी लिस्ट डाउन की गई है। आमतौर पे होता क्या है, इसको सर आप इस साइड पे कर देंगे, बस चलो, थैंक यू। यूज़ ऑफ चेक शीट किस लिए करते हैं? कलेक्ट डाटा विद मिनिमम एफर्ट, मिनिमल एफर्ट के साथ आप इससे डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट रॉ डाटा इनटू यूज़फुल इंफॉर्मेशन और ऑर्गेनाइज्ड डाटा फॉर एडवांस यूज़ के लिए हमें है। मैं करना क्या है मैं आपको वो बताता हूँ, ठीक है। हमदान, ये अगर आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए वन वाली, वहाँ वन वाला जो है ना, एक एक ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट कर दें। चेक शीट नॉर्मली कैसे बनाई जाती है? डिफरेंट वेरिएंट्स हैं, मुख्तलिफ फॉर्म में भी बनती है। मैं एक सिंपलेस्ट सी फॉर्म आपके सामने कर रहा हूँ कि क्या है, हम आमतौर पे लिख लेते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, लोकेशन कहाँ पे है, डेट क्या है और किस टाइम पर डाटा कलेक्ट किया गया है। ज़रूरी नहीं ऊपर यही डाटा हो, मैं फिर कह रहा हूँ कि डिफरेंट वेरिएंट्स होते हैं इसके अंदर। अब इवेंट क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल 20 kg वेट आपने किया, वो एक इवेंट है ना। 25 kg वेट हुआ, वो इवेंट है। इसी तरह एब्सेंस में बच्चा 5 बार जो एब्सेंट है, आप देखते हैं क्लास में 5 बार कौन सा बच्चा एब्सेंट है, वो एक इवेंट है। तो हम क्या है, एक तरफ इवेंट लिख लेते हैं कौन सा इवेंट है, अगली बार उसके ऊपर टैली, यानी एक बार वो इवेंट हमने ऑब्ज़र्व किया तो 1, दूसरी बार किया 2, तीसरी बार किया 3, और आगे फ्रिक्वेंसी इसको टोटल करते हैं तो उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी बार वो इवेंट अकर किया वो लिख लेते हैं, ठीक है। अब आप सारों के पास, ग्रुप के पास चेक शीट आ गई है। आपने क्या करना है, चेक शीट बनानी है। डाटा आपके सामने है। The following are the weights kg of school bags of different students collected by SQC members. SQC members ने क्या किया, बच्चों के बैग्स का वेट किया। वो वेट करने के बाद उनके पास ये केजीज में आ गए जी, पहले बच्चे का किया 10 था, दूसरे का किया 15। इसमें आपने अपने पास जो चेक शीट है उसके अंदर इस डाटा को करना है। पहला काम क्या करना है, आप इवेंट देखिएगा, यहाँ पे इवेंट क्या है, वेट, ठीक है। आपने आइडेंटिफाई करना है कितने इवेंट्स हो रहे हैं, कितने वेट्स हैं। उसके बाद वो देखिए कि वो इवेंट कितनी बार हो रहा है, 10 kg वाला कितनी बार आया है, और फ्रीक्वेंसी आगे लिखिए। यू हैव 3 minutes जी। मैं ये डाटा आपके सामने है, क्या करना है नहीं समझ आई। ये वेट्स दिए हैं, आपने अपने पास चेक शीट पे इसका डाटा को उतारना है। अच्छा चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ, सब यहाँ पे मुतवज्जो होंगे। इफ़ यू कैन हेयर मी क्लैप वंस, इफ़ यू कैन हेयर मी क्लैप ट्वाइस। चलिए, ये उसका चेक शीट थी, अपने साथ टैली कर लीजिए। इवेंट क्या थे देखिए, 10 एक इवेंट था 10 kg, 15 kg एक इवेंट, 20 kg एक, 25 30। 10 आपने देखना था कितनी बार आया है, 15 कितनी बार आया है। अब आप अपने टैली करने के आया, आपने जो लिखा डाटा वो ठीक है कि नहीं है, समझ आई, समझ आई। चलें, गुड, थैंक यू। तो ये बहुत सिंपल सा तरीका है, बहुत जल्दी डाटा को आप देखिए। आपने ना इस डाटा को कुछ समझ आ सकती थी, देखिए वह इस डाटा को देख के एकदम सब कुछ क्लियर है कि जी कहाँ पे कितना वेट है, कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है। तो आपको एकदम हेल्प करता है इस डाटा को समझने में। अच्छा, नेक्स्ट है जी हिस्टोग्राम्स। हिस्टोग्राम एक डिफ़िकल्ट टूल है। अच्छा देखिए, एक चीज़ अंडरस्टैंड ये भी कीजिएगा, जो ये क्वालिटी टूल्स हैं ना, ये स्टैटिस्टिकल टूल्स हैं और कुछ बीच में बहुत टेक्निकल हैं।
हम आपके लेवल पे उतनी ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ के अंदर नहीं जाते, क्योंकि कभी कभी बहुत ज़्यादा स्टैटिस्टिकल उसके अंदर इन्वॉल्व होता है। हम इस लेवल पे एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर टूल्स को रख रहे होते हैं, जो ताकि टूल भी यूज़ हो जाए, उसकी इफादियत भी रहे, और बहुत ज़्यादा जो स्टैटिस्टिकल, क्योंकि मैं आपको बताऊँ हिस्टोग्राम के बहुत से वेरिएंट्स हैं, हम हर वेरिएंट को डिस्कस करने लग जाएं तो शायद अच्छा खासा टाइम ले। तो हम जो शॉर्टर वर्जन में आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए उसको देखेंगे। हिस्टोग्राम्स क्या होते हैं? हिस्टोग्राम एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है जो शो करती है कि जी कहाँ पे वैल्यूज़ अकर कर रही हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है? देखिए ये यहाँ पे था ट्रैवल टाइम फ्रॉम होम टू ऑफिस। कुछ लोगों को 16 से 20 मिनट लगते हैं, कुछ को 21 से 25 मिनट लगते हैं, कुछ को 26 से 30 मिनट लगते हैं। अब ये हमें बता रहा है कि कौन से एरिया में किसका टाइम ज़्यादा लगता है, कौन से कितना टाइम लगता है ज़्यादा, कौन से उसमें लग रहा है, कितने लोगों का कम लग रहा है। तो एक तरह आपको डाटा को अंडरस्टैंड करने में भी हेल्प करता है। दूसरा ये आपको हिस्ट्री भी बता रहा होता है विद टाइम। आमतौर पे हिस्टोग्राम हिस्ट्री से ही है कि जी विद टाइम बेसिकली कि क्या हुआ उसके अंदर अमल, उसको कर रहा होता है। तो ये कॉमनली यूज़ है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए, जो आपको बहुत इजीली बता रहा है। यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहा है कि सबसे ज़्यादा टाइम किसका लगता है? 36 से 40 मिनट्स लोगों के आने में लगते हैं। मिसाल के तौर पे स्कूल के कह देते हैं कि जी सारे बच्चे आते हैं, कौन कितनी देर में स्कूल पहुँचता है? तो जो मैक्सिमम लोग हैं वो 36 से 40 मिनट्स में अपने घर से जब निकलते हैं तो स्कूल तक उनका टाइम लगता है। ठीक है, इसको किस किस पर्पज़ के लिए किया जा सकता है? आमतौर पे ना जहाँ बहुत लार्ज डाटा हो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑकरेंस का हमें पता लगता है कि जी एक के मुकाबले में दूसरी की ऑकरेंस। जब चेक शीट में आपने किया था तो आपको क्या था, 8 8 8 इस तरह से कोई डाटा लग रहा था ना। आपको ये तो नहीं पता था कि सही से कंपैरिजन उस वक्त नहीं हो सकता था जी कि 25 के मुकाबले में 8 का क्या है। और वो इसलिए वहाँ तो हमने सिर्फ 5 इवेंट्स लिए थे ना। आप खुद सोचिए 100 इवेंट्स आप कर रहे हैं, तो 100 इवेंट का डाटा आपके सामने पड़ा है। आप कैसे देखेंगे कि कौन सी जगह पे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, कौन सी जगह पे ज़्यादा मसला है? तो उसके लिए हम हिस्टोग्राम्स को यूज़ करते हैं टू टेल रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑकरेंस। यहाँ पे आमतौर पे मिनिमम 50 कलेक्शन हो ना डाटा की, वो होता है। 50 से कम हो तो इसकी यूज़फुलनेस इतनी नहीं होती, और 50 से लेके हज़ारों तक जो डाटा है उसको ये देख सकता है। आप इजीली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा को देख सकते हैं कि डाटा कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, प्रॉब्लम क्या देखना चाहें, सॉल्यूशन क्या देखना चाहें, आखिर में एवेलुएट करना चाहें परफॉर्मेंस, वो सारा कुछ इसका हो सकता है। और आपको ये भी पता लग जाता है कि वेरिएशन कहाँ पे है। ठीक है, इसका मतलब है कि कहाँ पे कम है, कहाँ ज़्यादा है और क्या है। और फ्यूचर प्रिडिक्शन भी आप कर सकते हैं ना कि जी पैटर्न क्या बन रहा है, उस पैटर्न के ऊपर आप फ्यूचर के भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि डाटा कैसा बिहेव करेगा। अच्छा, कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं हम हिस्टोग्राम? ये है, पहले तो हम डिसाइड करते हैं कि जी प्रोसेस जो मेजर करना है वो कौन सा है। सेकंड, उसके ऊपर गैदर करेंगे डाटा। डाटा कैसे गैदर करेंगे? कौन से टूल यूज़ करेंगे? चेक शीट। ठीक है, चेक शीट की मदद से हम डाटा गैदर करेंगे। उसके ऊपर फिर हम क्या करेंगे? सेटिंग अ स्केल टू ड्रॉ फ्रिक्वेंसीज ऑन वाई। जो फ्रिक्वेंसीज है वो हमेशा वाई एक्सिस पे रखते हैं। ठीक है, और जो ये नीचे है आपका, ये इवेंट होता है, और इवेंट की ना फिर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं क्लासेस के अंदर। वो मैं बताता हूँ क्या होता है। ये एक्चुअली इसको हम क्लास कहते हैं। 16 से 20 तक एक क्लास है। ठीक है, ये 21 से 25 एक क्लास है। हम इसको कहते हैं ये डाटा क्लासेस बनती हैं ताकि उस क्लास के अंदर आप अगर 16 से 60 तक लिखा होता तो बहुत पतले पतले बार बन जाते हैं ना कॉलम्स से, उसको समझना ज़रा डिफ़िकल्ट होता है ना। तो अगर हम दूसरा कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं तो हम कहते हैं जी ग्रुप्स बना लें, इस ग्रुप के ऊपर एक हम इम्प्लीमेंट करें। तो उसमें फिर हम क्लासेस बना लेते हैं जी 16 से 20 मिनट तक जो लोग पहुँचते हैं उनके लिए क्या डिसीजन लेना है ये। तो इस तरह से हम इसको क्लास कहते हैं। अच्छा, अब क्लास बनाने के लिए हम क्या करते हैं? हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि हमने यहाँ पे कितनी क्लासेस बनानी हैं और उस क्लास की
विड्थ क्या होनी चाहिए, ठीक है, उसके लिए एक्टिविटी हम करेंगे। अच्छा, अब मेरी तरफ तवज्जो रखिएगा। हिस्टोग्राम बनाते हुए पहले आप एक वर्कशीट पे कुछ फार्मूला की मदद से आइडेंटिफाई करते हैं चीज़ों को। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें कितनी बार्स चाहिए, यानी हमने अपने जो ग्राफ है उसके अंदर कितनी बार्स रखनी है। तो अगर आपका नंबर ऑफ़ डाटा पॉइंट्स 50 है कि आपने 50 ऑब्जर्वेशंस दी हैं या आपके पास डाटा जो पॉइंट्स हैं वो 50 हैं, तो उसके लिए क्या है कि हम 7 बार्स रखते हैं। अगर 50 से 99 तक हैं तो फिर हम क्या है बीच में 8 और 9 बार्स तक रख सकते हैं। अगर हम 100 का डाटा हमारे पास ऑब्जर्वेशंस हैं तो फिर हम क्या करेंगे 10 रखेंगे। इसी तरह जब बढ़ते जाएंगे तो फिर बार्स जो है वो इंक्रीज़ हो जाएंगी। अच्छा, अब देखना है कि जी हमारा टोटल रेंज ऑफ डाटा क्या है, यानी हम यहाँ पे देखिए रेंज ऑफ डाटा क्या है 16 मिनट टू 60 मिनट, ठीक है। तो लार्जेस्ट वैल्यू क्या है 60 और स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है 16 है। तो 60 माइनस 16 किया 44 आ गया। अब हम देखते हैं कि जी एक क्लास कितनी होगी, यानी इस जो बार है इसकी विड्थ क्या होगी। तो उसमें हम क्या करते हैं, हमने ये आर निकाला ना, रेंज डिवाइडेड बाय जो आपकी बार्स हैं, हमने 7 बार्स लेट्स सपोज की 7 बार्स हमने ऊपर देखा, हमारे पास 50 डाटा पॉइंट्स थे, हमने 7 बार्स बनाई। तो इसका मतलब है यहाँ पे क्या आया था 44 डिवाइडेड बाय 7 6 पॉइंट समथिंग। अच्छा, अब 6 पॉइंट समथिंग आ गया ना। अब हम क्या करते हैं कि हमने क्लास रखनी है कि जी दो वैल्यूज़ के दरमियान हमारे पास ये एक एस्टिमेटेड W आ गया। अब ज़रूरी नहीं है कि 6 पॉइंट समथिंग आया तो हमने 6 पॉइंट वो 1 2 3 रखना ही रखना है। हम अब अपनी कन्वीनियंस पे इसको थोड़ा बहुत क्लास की बाउंड्री को सेट कर सकते हैं। हमें ये लगता है कि हम 5 का रख लें तो ज़्यादा बेहतर है, हमें इजी होगा डाटा को समझने के लिए, डाटा कलेक्ट करने के लिए। तो हम बजाय 6 पॉइंट कुछ रखने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया 5 रख लिया। तो इसका मतलब है देखिए 16 से 20 का ये बार विड्थ आ गई। इसका मतलब है क्लास जो हमारी आई, हम 16 से 20 के दरमियान जितनी ऑब्जर्वेशन होंगी वो कहाँ पे प्लॉट करेंगे, यहाँ पे। उसके बाद 21 से 25 की ऑब्जर्वेशन यहाँ पे, 26 से 30 में जितनी ऑब्जर्वेशन आती हैं वो प्लॉट यहाँ पे करेंगे। तो इस तरह मैक्सिमम हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन आ रही हैं वो 36 से 40 के दरमियान आ रही हैं। अच्छा, अब ये बाउंड्री सेट करने का भी एक जो तरीका है कि हमारे पास विड्थ आ गई थी ना 5, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे 16 पहला आ गया और उसके बाद +5, 16 + 5 21, अगली बाउंड्री की क्या आ गई स्टार्टिंग 21 + 5 अगली बाउंड्री क्या आ गई क्लास की 26। तो आपके लिए बड़ा इजी हो जाता है टेबल को ग्राफ को आइडेंटिफाई करना कि बार की विड्थ क्या होगी और इसकी वैल्यूज़ जो हैं बाउंड्रीज पे वो क्या हैं, ठीक है। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ। पहले आपने देखना आपने नंबर ऑफ़ बार्स कितनी रखनी है, हमने सपोज़ किया 7 रखनी है। फिर आपने देखना है कि जी टोटल रेंज ऑफ डाटा क्या है। अच्छा, यहाँ पे हमने 16 दिया हुआ है, ज़रूरी नहीं है कि आपका मिनिमम 16 हो सकता है 17 हो। तो हम उसको भी अपनी कन्वीनियंस पे डाटा को ड्रॉ करने के लिए वैल्यू 17 ही रहेगी। हम सिर्फ बाउंड्री को ड्रॉ करने के लिए यहाँ 15 ले सकते थे, 16 ले सकते थे। हमने उससे एक आध पॉइंट पीछे चले जाते हैं, उसमें क्या होता है डाटा कलेक्ट जो प्रेजेंटेशन है वो ज़्यादा आसान हो जाती है। तो इसलिए इसमें हो सकता है कि जो मिनिमम डाटा था वो 17 हो और जो मैक्सिमम है वो 58 हो। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, मिनिमम जो एक्चुअल वहाँ पे डाटा मिनिमम, अगर मैं सपोज़ कर रहा हूँ मिनिमम 17 है तो आप क्या करेंगे, जो मैक्सिमम है 58 - 17, मैथ्स वाले को ये है 58 - 17 41 आ गया। 41 डिवाइडेड बाय बार्स 7 थी, 41 डिवाइडेड बाय 7 5.9 समथिंग। हमने अपनी कन्वीनियंस को उसको 5 रख लिया, ठीक है, क्योंकि 5.9 यहाँ पे हम फिर क्या करते हैं, अगर 5.9 की बाउंड्री बनाते हैं तो हमारे पास 16 इंटू वो हो जाता है उस तरह से बाउंड्रीज़ को, ठीक है। और ये हमारे पास अब क्या हो गया 5 विड्थ आ गई। अब हमने जो एजेस बताने हैं कि कहाँ कहाँ होंगे,
तो हम मिनिमम एज खुद देख लेते हैं कि हमारी जो मिनिमम वैल्यू थी 17 थी, तो हम कहते हैं जी हमारी जो स्टार्ट होना है वो 16 से होगा, तो 16 प्लस W करेंगे 21, तो हमारी नेक्स्ट जो बाउंड्री है वो 21 पे आएगी, प्लस उस पर विड्थ को ऐड करते जाएं तो आपके पास वो बाउंड्री आएगी। समझ आई? नहीं समझ आई? अच्छा, अब जब आप करेंगे ना तो इसको तब समझ आएगा। अच्छा, आपके सामने मैंने एक डाटा रखा हुआ है, 50 इवेंट्स हैं, ठीक है? इवेंट है और वेट है। मैं सपोज़ किया कि हमने 50 बच्चों के बैग्स का वेट किया, ओके? पहले बच्चे का वेट किया 11 kg, दूसरे का किया 11 kg, तीसरे का किया 12, 50th का किया 16 kg। आपने इसकी मदद से पहली वाली वर्कशीट आपके पास ये है, ये वाला, इसकी मदद से इसको फिल कीजिए। जो डाटा है क्या करना है, पहले आप नंबर बार्स आइडेंटिफाई कीजिए। आइडेंटिफाई करें तो कितनी बार्स होंगी इसमें? 7 बार्स होंगी इसमें, ठीक है? आपका बी क्या आ गया? 7। अब आप देखिए कि विड्थ ऑफ बार, लार्जेस्ट वैल्यू क्या है, देखिए उसमें लार्जेस्ट वैल्यू देखिए 23, ओके? और स्मॉलेस्ट वैल्यू 11 है, ठीक हो गया। आप कीजिए उसको ऐड करके देखिए, सब्ट्रैक्ट करके, सॉरी, आपके पास क्या आया सब्ट्रैक्ट करके? 1.7, 1.71 आ गया, ओके? आपने इवेंट्स को नहीं देखना, आपने वेट को देखना है। वेट में मैक्सिमम कौन सा है और वेट में मिनिमम कौन सा है? आगे आपके पास मुझे बताइए आर की वैल्यू क्या आई आपके पास? 23 माइनस 11, 12 आ गई। अब 12, अब हमने W की वैल्यू निकालनी है नीचे। 12 डिवाइडेड बाय क्या होगा? 7, तो क्या आता है? मैं यहाँ पे देखिए, लार्जेस्ट वैल्यू 23 थी, स्मॉलेस्ट 11, हमारे पास 12 आ गया। अब आपके पास विड्थ ऑफ द बार क्या है? R12 है और बार्स का नंबर 7 था, आपके पास 1.71 आ गया। हमने अपनी कन्वीनियंस पे क्या कर रहे हैं, इसको 2 कर देते हैं, ठीक है? अब विड्थ ऑफ ईच बार आपके पास आ गई 2। अब आप दोबारा देखिए, फिर यहाँ पे देखिए, आपके पास विड्थ आ गई 2, ठीक है? आपने इसका मतलब है स्मॉलेस्ट वैल्यू 11 थी, हम अपनी कन्वीनियंस पे क्या करते हैं, इसको 10 कह देते हैं, और 10 प्लस 2 कितना हो गया? 12। अच्छा, अब आसानी के लिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे पॉइंट्स में भी है ना वैल्यू, ठीक है? मैं इसको आसानी के लिए क्या कर लेता हूँ, 1.99 की बना लेता हूँ। 10 to 11.99, फिर 12 to 13.99, 14 to 15.99, 16 to, हाँ, अब ये इसको बनाए नज़र, आप बनाए बाउंड्रीज, उसको देखिए फ्रीक्वेंसी क्या आती है। चलिए, थैंक यू। आप 3B जो है वो दे दें सबको, 3B। अभी मैं सॉल्व आपको ये दे रहा हूँ, अभी आपके पास जो ये आ रही है ना, इसी एक्टिविटी की सॉल्व आपके पास आ रही है। आप अब अपने साथ इसको देखिए कि ये आया, ठीक आपने किया या नहीं किया। आप सामने भी देख सकते हैं। ऐसा है, सॉल्व वाले को आप आराम से बाद में अपने साथ जाके देखिएगा, मैं आपको सामने समझा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, सब यहाँ पे देखेंगे। चलिए, थैंक यू। मेरी तरफ अटेंशन प्लीज़। अच्छा,
आपको सॉल्व वर्कशीट मैंने दे दी है, आप बाद में आज जाके आराम से देखिएगा। मैं आपको यहाँ पे एक बार समझा लेता हूँ। हमारे पास लार्जेस्ट वैल्यू थी 23, स्मॉलेस्ट थी 11, इसका डिफरेंस आ गया 12। ये हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, रेंज ऑफ डाटा, ठीक है। फिर हमारे पास विड्थ ऑफ ईच बार, हमने इस बार की विड्थ निकालनी थी कि हमें कितना है। ये 7 बार तो हमने पहले देख लिया ना कि 7 बार बनेंगी 50 के ऊपर डाटा पॉइंट पे। अगर 50 से ज़्यादा है, 100 है, तो फिर आपके पास वर्कशीट है, उसके ऊपर 10 है, मेरे ख्याल में 10 बार्स बनेंगी। फिर उस वक्त आप यहाँ पे 10 से डिवाइड करेंगे। अभी 7 से क्यों डिवाइड किया है आर को, क्योंकि हमारे पास जो डाटा कलेक्शन है वो 50 है इवेंट्स की। तो फिर मैंने क्या किया, W इक्वल टू है R डिवाइडेड बाई 7 विच इज़ 1.7। अगर नहीं समझ आ रही मुझसे पूछ लें, वरना मैं इस तरफ अब अगर अटेंटिव हो जाएंगे तो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आसान होगी आपकी, ठीक है। 1.7 को अपनी कन्वीनियंस पे ताकि डाटा सही से प्रेजेंट हो सके हमने 2 कंसिडर कर लिया। इसका मतलब है हमारी इस बार की विड्थ क्या है, 2 पॉइंट्स है, ठीक है। अब हमने क्लास निकालनी है, तो पहले क्या करते हैं, क्योंकि लोएस्ट वैल्यू 11 थी, स्मॉलेस्ट वैल्यू, हम अपनी कन्वीनियंस पे उससे कुछ पीछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर 11 पे शुरू करेंगे तो वो इतना अच्छा डाटा प्रेजेंट नहीं हो रहा होता ना, हम उससे थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं। आप 2 पॉइंट्स पे पीछे जा सकते हैं, ठीक है। तो हम 10 पे आ गए, तो हमने क्या किया, अज्यूम किया कि L1 जो है हम 10 से शुरू कर रहे हैं, और अगली बाउंड्री क्लास की क्या होगी, L1 प्लस W, यानी विड्थ ऑफ द बार। तो हमारे पास अगली वो आती जाएगी, पोजीशन आती जाएगी कि कहाँ पे होगा। अब क्योंकि 10 से 12 के दरमियान डाटा का आ गया ना, बार की लेंथ 10 से 12 के दरमियान आ गया, तो 12 से तो नेक्स्ट शुरू हो जाता है डाटा, तो 12 से पहले ख़त्म होता है। और हम क्योंकि डाटा हमने पॉइंट्स की शक्ल में दिया हुआ था, तो इसलिए मैंने क्लास आइडेंटिफाई कर ली पहली 10 to 11.99। नेक्स्ट जो शुरू हो रही है वो 12 से, तो 10 + 2 12 से शुरू हो रहा है डाटा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास कहाँ से शुरू हो रही है, 14 से, 16 से, 18 से, 20 से। इसका मतलब है 10 से 12 के दरमियान, यानी 12 नहीं, 12 से दरमियान। अब आप देखिए 10 से 12 के दरमियान कितनी बार डाटा आ रहा है, वेट कितनी बार आया था, यानी 10 से लेके 11.9 kg कितनी बार डाटा ऑब्जर्वेशन के अंदर है, वो 4 बार था। फिर 12 से 13.99 कितनी बार वेट आया हमारे पास, 8 बार। फिर 14 से 15.99 कितनी बार आया, तो ऐसे ये आपके पास आ गया। अब आपने इसको प्लॉट करना है बार ग्राफ्स की मदद से। प्लॉट क्या किया, आपने फ्रिक्वेंसीज देख ली कि कितनी बार है फ्रिक्वेंसी, यानी अक्रंस। अब यहाँ पे 16 मैक्सिमम बार है ना, तो प्लॉट शो करने के लिए हम थोड़ा सा ऊपर चले जाते हैं। प्लॉट करने के लिए 0 to 20 का हमने y एक्सिस बना दिया। यहाँ पे हमने क्या किया, x एक्सिस पे हमने क्लासेस लिख ली कि क्लास पहले क्या थी 10 to 11.9, उसकी फ्रिक्वेंसी क्या थी 4, यानी ये 4 है। फिर नेक्स्ट क्या है 12 to 13.9, इसकी फ्रिक्वेंसी 8, या 8 के ऊपर इसको प्लॉट कर दिया। तो इस तरह हमने इसको डाटा को प्लॉट कर दिया। अब जब डाटा प्लॉट हो गया, अब इसकी अंडरस्टैंडिंग देखें ना क्या है कि जी सबसे ज़्यादा वेट किस, ज़्यादातर बच्चों के वेट की तरह है 16 to 17.99 में ज़्यादा बच्चों का बैग का वेट आ रहा है। तो जब ज़्यादा डाटा होता है तो आपको हिस्टोग्राम जो है वो इजी होता है अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है। एक तो ये हो गया। अब क्या है कि हिस्टोग्राम के लिए ना हिस्ट्री में भी डाटा कि जी विद टाइम भी कभी कभी हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, तो उसमें भी अब मैंने जो हिस्टोग्राम बनाया ये तकरीबन इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। दोनों तरफ आपको इवनली डिस्ट्रीब्यूट लग रहा है ना, ऐसे शुरू होता है, ऊपर जाता है और फिर नीचे आता है। तो ये डाटा शो कर रहा है कि जी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जो ज़्यादा मसला है वो यहाँ पे ही है, इधर इतना मसला नहीं है, या मसला हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक कह सकते हैं। हो सकता है कि ये भी मसला तो है, लेकिन हम कह रहे हैं कि यार इस मेजॉरिटी को देख लें, इसको हम कैसे कर सकते हैं। हिस्टोग्राम इस तरह भी आ सकते हैं, ठीक है, इस शेप में भी आ सकता है जी कि प्रॉब्लम है, मैं बैग्स की बात नहीं कर रहा, बहुत से डिफरेंट प्रॉब्लम्स होते हैं ना, तो इस तरह से भी आ सकता है। ये इसको हम कहते हैं लेफ़्ट साइड पे स्क्यूड है कि जी
प्रॉब्लम इस एरिया में है, या फिर राइट साइड पे स्क्यूड है, प्रॉब्लम इस एरिया में है, या वो किसी तरफ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, वो अनइवन है, तो ये सारा कुछ आपको यहाँ हिस्टोग्राम बता सकता है। इसकी बेसिस पे फिर आप क्या करते होते हैं, डिसीजंस लेते होते हैं कि यार कहाँ पे काम करना है, क्या है। तो आपको बेसिकली ये हेल्प क्या करता है, डाटा जहाँ पे ज़्यादा हो उसको अंडरस्टैंड करने में आपको हिस्टोग्राम हेल्प करता है। समझ आई? इस बात की अभी तक आपको समझ नहीं आई है। चलिए नेक्स्ट जाते हैं परेटो चार्ट्स पे। टाइम 12:15 हो गया, मैं हैव टाइम शॉर्ट। अच्छा अभी तक हमने कौन से टूल्स पढ़ लिए बेटे? अपना पहला टूल क्या पढ़ा हमने? फ्लो चार्ट। सेकंड, थर्ड, हिस्टोग्राम। वेरी गुड जी, क्लैप फॉर योरसेल्फ। मुझे पानी जरा डाल दिया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं फोर्थ, परेटो चार्ट। परेटो टेबल भी आप सुनेंगे, परेटो एनालिसिस भी इसके अंदर सुनेंगे। परेटो चार्ट भी थोड़ा टेक्निकल है, इसलिए साथ साथ मेरे रहेंगे तो आप अंडरस्टैंड कर सकेंगे। अच्छा, परेटो चार्ट क्या होता है? अ बार ग्राफ दैट शोज विच फैक्टर्स आर मोर सिग्निफिकेंट। थैंक यू। तो हम यहाँ पे ये देखना चाह रहे हैं कि विच फैक्टर्स आर मोर सिग्निफिकेंट। असूल क्या है इसका कि हम ये अंडरस्टैंड करें कि जी हम सिग्निफिकेंट फैक्टर्स को अगर हल कर लें तो जो इनसिग्निफिकेंट फैक्टर्स हैं उनसे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आमतौर पे क्या होता है, जो 80% ऑफ द प्रॉब्लम्स है ना, वो 20% ऑफ द सिग्निफिकेंट फैक्टर्स की वजह से होते हैं। यानी 80% मसाइल वो 20% रीजंस की वजह से होते हैं। 20% को अगर आप जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर लें तो आपका 80% मसला हल हो जाएगा। इसको 80-20 रूल भी कहते हैं। ठीक है? अच्छा, किस लिए यूज़ होता है? डिसीजन मेकिंग में, कि जी कौन से सिग्निफिकेंट फैक्टर्स हैं जिनको आपको काम करने की ज़रूरत है, कौन से सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम्स हैं, कौन से सिग्निफिकेंट कॉजेज़ हैं जिसके ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है। तो उसको कौन हेल्प करता है? आपको परेटो चार्ट करता है। और इसको हम परेटो प्रिंसिपल कहते हैं, 80-20 रूल। कि क्या है कि हम 20% इफेक्टिव काम करने से 80% जो है रिजल्ट ले सकते हैं। या दूसरी तरफ देख लीजिए कि 20% सिग्निफिकेंट कॉजेज़ को रिमूव करने से 80% ऑफ द मसला हल हो जाएगा। ठीक है? साथ साथ अब हम फिर एक्टिविटी की तरफ साथ साथ जाएंगे। नेक्स्ट इनको वो दे दें 4 नंबर। आप एक्टिविटी की शीट की तरफ ध्यान नहीं रखना, ध्यान यहाँ पे रखें, मैं साथ साथ समझा रहा हूँ। हमने क्या किया, लिस्ट डाउन कर ली कि जी कॉजेज़। फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ कर रहा हूँ हैवी बैग है हमारे पास, हमने सपोज़ किया जी कि किस किस वजह से होता है। पहले तो हमने बता दिया ना, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया है। अब प्रॉब्लम के अंदर हम देख रहे हैं जी मेजर कॉजेज़ क्या हैं। हम देख रहे हैं कि हमने फ्रिक्वेंसी ये ऑब्ज़र्व किया कि 20 टाइम्स ऑब्ज़र्व किया कि बच्चों की बैग्स में सारी किताबें पड़ी हुई थी। हमने फिर ये ऑब्ज़र्व किया कि और क्लास वर्क जो नोटबुक्स हैं वो भी बैग में पड़ी हैं। फिर होमवर्क नोटबुक्स बैग में पड़ी हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर मटेरियल, बच्चा कोई और किताब ले आया या कोई और उसने चीज़ रखी हुई है, बॉल बैग में रख दिया, कुछ और ऐसी चीज़ें बैग के अंदर रख दी। फिर टेस्ट कॉपीज़ भी उसके बैग में पड़ी हैं। वाटर बॉटल जो है बहुत हैवी है, लंच बॉक्स जो है वो बहुत हैवी है। ये हमने कॉजेज़ जानने के लिए कि जी स्कूल बैग का हैवी होने की क्या कॉजेज़ हैं। ये डाटा वैसे ही है, ये एक्चुअली आप जब करेंगे तो आप उस वक्त एक्चुअली देखेंगे आपके ख्याल में कॉजेज़ और भी हो सकती हैं। तो मैं एक रफ सा लिया है कि उसमें जब ऑब्ज़र्व किया है तो देखिए हर एक की फ्रिक्वेंसी डिफरेंट आ गई आपके पास। अब हमने करना क्या है, इसको परेटो टेबल बनाने के लिए पहला स्टेप क्या करेंगे, आप अरेंज ऑल द डाटा इन अ टेबल इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अभी ये असेंडिंग ऑर्डर में है ना, असेंडिंग में भी नहीं है, मिक्स है। तो हम परेटो एनालिसिस के लिए या परेटो चार्ट बनाने के लिए, परेटो टेबल बनाने के लिए क्या करते हैं,
इस सारे डाटा को फ्रीक्वेंसी के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, ठीक है। अभी मिसाल के तौर पे सबसे हाईएस्ट इसमें कौन सा है? सी है, सी का है। मैंने फॉर क्लैरिटी पर्पज़, क्योंकि ग्राफ के अंदर ये इतना बड़ा डिस्क्रिप्शन नीचे लिखना मुश्किल होता है, तो मैंने इस कॉज को क्या नाम दे दिया? ए, इस कॉज को बी, सी, डी कॉज को, ठीक है। तो मैं ए, बी, सी, डी, ई ही यूज़ करूँगा आगे। अब मैंने क्या किया, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया फ्रीक्वेंसीज़ को। अब दूसरा काम क्या करना है आपने इसकी परसेंटेज निकालनी है। परसेंटेज निकालनी सबको आती है? टोटल है 230, इसकी परसेंटेज निकालनी है 70 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाय 230। तो हमने ये 30.43 परसेंटेज आ गई, यानी 70% जो है इसका पूरे डाटा के अंदर क्या परसेंटेज है? 30.43। इसी तरह कॉज ई है 60 का क्या है परसेंटेज? 26.09। सबकी हमने परसेंटेज निकाल लेते हैं, ठीक है। ये सिंपल है। आपने फ्रिक्वेंसीज वहाँ पे ली, उस पर डाटा गैदर किया चेक शीट पे, उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दिया। उसके बाद आपने सिंपल उसकी परसेंटेज मैथमेटिकल फार्मूला से परसेंटेज के निकाल दिया। सेकंड काम क्या करते हैं हम उसकी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालते हैं। अब ये थोड़ा सा आपने सुनना है गौर से। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी कैसे निकालते हैं? जो फर्स्ट वैल्यू होती है उसको वैसे ही लिखते हैं, ठीक है। फर्स्ट वैल्यू 70 है, वैसे ही लिखी। सेकंड वैल्यू क्या है? 60 है ना, 60 प्लस 70 130। जो थर्ड वैल्यू है 30 प्लस 130। फिर क्या है फोर्थ? 25 प्लस 160 185। इस तरह आप क्रॉस में ऐड करते जाएंगे। पहली वैल्यू वही रखेंगे, सेकंड क्या है क्रॉस में ऐड करते जाएंगे, यानी ये वाला क्रॉस ऐसे बनता है। इस वाले को और इसको आप ऐड करें ये आ जाएगा, इसको और इसको ऐड करेंगे 25 प्लस 160 185 ये आ जाएगा। ये आपके पास क्या आ जाएगा? कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसीज आ जाएंगी। अब निकालनी है कम्युलेटिव परसेंटेज। कम्युलेटिव परसेंटेज में भी क्या करते हैं, यही तरीका है। पहली वाली परसेंटेज एग्जैक्टली वैसे आ गई। सेकेंड वाली परसेंटेज क्या है? 26 प्लस 30.43 ये आ गई। यानी आप कम्युलेटिव परसेंटेज में परसेंटेजेस को ऐड करते जाएंगे, ठीक है। ये 13.04 को किस में ऐड करेंगे? 56.52। 10.87 को 69। तो इसमें हमेशा कम्युलेटिव परसेंटेज में आखिरी जो है ना वो 100 आती है। हमेशा 100 आएगी। अगर आपकी 100 नहीं आई तो आपका डाटा ठीक नहीं है। तो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में भी यही याद रखिएगा, पहली फ्रिक्वेंसी सेम रहती है, उसके बाद क्रॉस में आप ऐड करते जाते हैं। कम्युलेटिव परसेंटेज में भी पहली परसेंटेज सेम रहती है, बाकी क्रॉस में ऐड करते जाएंगे। ये आपके पास आ गया डाटा। अब इस डाटा को हमने प्लॉट करना है, और परेटो पे प्लॉट किस तरह से करेंगे? हम यहाँ पे फ्रिक्वेंसीज लिखेंगे। आज देखिए ये वाली फ्रिक्वेंसी हमारे पास मैक्सिमम 70 तक आ रही है, और ये वाली कितनी आ रही है? 230 तक। तो हमने डाटा जो लिखना है ना वो 230 को कंसिडर करते हुए लिखना है, जो ग्राफ प्लॉट करना है। तो यानी 0 से लेके मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी उसके अंदर कवर हो जाए, बोथ कम्युलेटिव भी और सिंपल भी। अच्छा, दूसरी तरफ हमने परसेंटेज लिखनी है। अब परसेंटेज में देखिए हमारे पास यहाँ पे जो परसेंटेजेस आ रही हैं, मैक्सिमम क्या आ रही है? 30, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम क्या आ रही है? 100। तो इसलिए दूसरी तरफ भी आपने जो डाटा प्लॉट करना है 0 से 100 परसेंटेज का। तो आपके लेफ़्ट साइड पे फ्रिक्वेंसी, राइट साइड पे परसेंटेज, नीचे क्या है? आपकी कॉजेज़ हैं। मैंने यहाँ पे उसको नंबर लिखा है क्योंकि वो पूरा लिखना नहीं पॉसिबल था ना। मैं मतलब ये पूरा ऑल होमवर्क नोटबुक प्लेस्ड इन बैग सी में लिखता तो वो अच्छा ना लगता और डाटा प्रेजेंट नहीं हो सकता। तो मैंने उसको एक डिजिट असाइन करके यहाँ पे CE लिख दिया है। अच्छा, आप प्लॉट क्या करेंगे? आपने पहले क्या करना है, C का देखना है फ्रिक्वेंसी क्या है? 70, ठीक है। आप C की फ्रिक्वेंसी क्या है? 70। E की क्या है? 60। E की 60। D की क्या है?
डी की 30। तो आपने सारी यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज प्लॉट कर लेनी है, सिंपल वाली फ्रीक्वेंसी प्लॉट कर रहे हैं हम, अभी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं प्लॉट किया। अभी जो हम देख रहे हैं सिंपल जो है फ्रीक्वेंसी और उसके दरमियान देख रहे हैं, कॉजेज़ के दरमियान। यहाँ तक क्लियर हो गया? समझ आई? समझ आई? चलिए गुड। अच्छा, अब सेकंड आपने क्या करना है, अब हम देखिएंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज को। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को ये जो परसेंटेज है इस पर प्लॉट करेंगे, लेकिन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को कम्युलेटिव परसेंटेज के साथ प्लॉट करेंगे। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है? 70, और यहाँ पे परसेंटेज क्या है? 30.33। तो हमारे पास ये जो बार अब आ रही है ना, ये लाइन जो लाइन ग्राफ आ रहा है, ये आपका कम्युलेटिव परसेंटेज और कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी का है। तो हमारे पास पहली आई 30.4, यहाँ पे लिखी हुई भी है 30.4, ठीक है। तो 30.4 हमारी प्लॉट हो रही है परसेंट 30.43 के साथ 70 पे, ठीक है। कम्युलेटिव परसेंटेज क्या है? 70 है, और कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है? 30.4। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपके पास क्या है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 130, और परसेंटेज क्या है? 56.2। 130 और इधर देखिए 56 जो भी है उसमें आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 160 और 69.57। 160 और यहाँ पे अगर देखेंगे तो 69 पॉइंट आएगा। तो अब आपको जो इसमें अक्सर लोग गलती करते हैं ना, ये नहीं बना सकते। परेटो हमेशा अक्सर का गलत होता है। तो आपने करना क्या है, मैं दोबारा से बताऊँ, एक तरफ फ्रिक्वेंसीज प्लॉट करें, दूसरी तरफ परसेंटेज प्लॉट करें। ये बार ग्राफ जो है आपने सिंपल फ्रिक्वेंसी और सिंपल परसेंटेज में करना है, ठीक है। और फिर जो दूसरा लाइन ग्राफ है वो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी और कम्युलेटिव परसेंटेज में आपस में करना है। अब जब आप देखेंगे उसमें हमेशा जो ये क्योंकि सेम है ना 70 दोनों में सेम है ना, तो ये हमेशा आपका इस जगह से ही शुरू होगा, यानी पहले वाली की बार की जो टॉप है ना वहाँ से ये आपका लाइन ग्राफ शुरू होगा और ये ऐसे जाएगा। और अब जो इसके ऊपर परेटो एनालिसिस करते हैं हम, ये आपने प्लॉट कर दिया है, ठीक है। अब हम इसके ऊपर परेटो एनालिसिस करेंगे। परेटो एनालिसिस है कि हम देखेंगे 80-20 में क्या आ रहा है। अब आप देखिए 80 कहाँ पे है, उसके एक लाइन लगाइए, जहाँ पे वो मिलता है उसको नीचे ड्रॉप करें। इधर से इधर क्या है, इसको हम कहते हैं सिग्निफिकेंट और इसको कहते हैं इनसिग्निफिकेंट। इसका मतलब है कि आप इन कॉजेज़ को छोड़ दीजिए और इन सिग्निफिकेंट कॉजेज़ को देखिए, इसको हल करेंगे आपका 80% मसला हल हो जाएगा। ये आमतौर पे ये 80% है ना, इसका मतलब है इधर से इधर 20% है और इधर जो है वो 80% डाटा आ रहा है। तो आप ये है कि इस तरह से आप देखिएगा कि जी ये वाली कॉजेज़ 80% मसला इनकी वजह से है और 20% इनके लिए है, तो हम अपनी क्यों एनर्जी इन 20% पे ज़ाया करें। हम जो वो हैं 80% मसाइल वाली हैं उनको हल करेंगे तो हमारा 80% मसला हल हो जाएगा। क्लियर है? कोई समझ आई? समझ आई? चलिए इसको जब आप प्लॉट करेंगे ना जाके घर पे, मैंने आपको वर्कशीट दी है, डाटा उसके ऊपर आई थिंक लिखा है आपने उसको प्लॉट करना है। जब आप प्लॉट एक बार करेंगे तो फिर समझ आएगी। बड़ी मोटी मोटी बात, इस तरफ क्या रखना है, इस तरफ क्या रखना है, नीचे क्या है कॉजेज। ये जो बार ग्राफ बन रहा है कौन से दो चीज़ों के दरमियान बन रहा है, सिंपल फ्रिक्वेंसी और सिंपल उसकी परसेंटेज के। और ये जो लाइन ग्राफ बन रहा है कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी और कम्युलेटिव परसेंटेज का। और 80-20 रूल इसके ऊपर अप्लाई करके आप उन सिग्निफिकेंट कॉजेज़ को रिमूव करने के लिए कोई प्लान ऑफ एक्शन बनाते हैं। क्लियर? अच्छा, ये मैंने एक्टिविटी था लेकिन टाइम नहीं है, इसको नहीं जो आपको मैंने दी है एक्टिविटी उसमें, तो उसका तकरीबन इस तरह से बनेगा, ठीक है। आप जब घर में करेंगे जाके तो ये तकरीबन आपका ऐसा एक चार्ट बन जाएगा। टाइम शॉर्ट है इसलिए मैं इसको थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करता हूँ। नेक्स्ट है जी कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम। अच्छा, अभी तक कौन कौन सी हम वो कर चुके हैं, फ्लो चार्ट, चेक शीट,
हिस्टोग्राम, परेटो चार्ट, ठीक हो गया, 4 होगी। चलिए 3 रहती हैं और इतनी अब आगे आसान है। हम चलते हैं कॉज एंड इफेक्ट के ऊपर। कॉज एंड इफेक्ट क्या है, इसको इशिकावा डायग्राम भी कहते हैं और फिश बोन डायग्राम भी कहते हैं। कॉज एंड इफेक्ट से खुद पता है लग जाता है जी कि क्या कॉज है और इसके इफेक्ट्स क्या हैं, ठीक है। इसमें होता क्या है एक्चुअली, हमें पॉसिबल कॉजेज़, उस जो इशू है, कॉज है, प्रॉब्लम है, उसकी जितनी पॉसिबल कॉजेज़ हैं, जितनी पॉसिबल कॉजेज़ हैं वो हम इस फिश बोन डायग्राम की मदद से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। द मेजर पर्पस ऑफ दिस डायग्राम इज़ टू एक्ट एज अ फर्स्ट स्टेप इन प्रॉब्लम सॉल्विंग बाय क्रिएटिंग अ लिस्ट ऑफ पॉसिबल कॉजेज़, कि पॉसिबल कॉजेज़ जितनी हैं उसका हम लिस्ट डाउन कर लेते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे है कि इनकरेक्ट डिलीवरी है। क्रिकेट बच्चे शौक से खेलते हैं ना, बच्चियां कौन शौक से देखती है क्रिकेट? अच्छा चलिए, नो बॉल होते हैं ना, वाइट बॉल भी होते हैं। आप आइडेंटिफाई करें कि यार इनकरेक्ट डिलीवरीज क्यों हो रही हैं। वो क्या स्किल नहीं है बॉलर के पास? क्या वो बॉलर को कम्युनिकेट ठीक से नहीं कर रहा वो, या वो जो डिलीवरी है ट्रांसपोर्ट का मतलब है कि वो जो डिलीवर कर रहा है वो सही से डिलीवर नहीं कर रहा, या उसको प्रोसीजर्स नहीं पता। इसको मैं आगे जाके आपको ज़रा सिंपल करता हूँ। इसको बनाते कैसे हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई प्रॉब्लम या कोई इफ़ेक्ट या कोई कॉज जो होता है उसको हम एक तरफ लिख लेते हैं। मिसाल के तौर पे प्रॉब्लम है हैवी स्कूल बैग, यहाँ पे लिख दिया, उसके गिर्द हम एक स्क्वायर बना देते हैं या ट्रायंगल भी बना लेते हैं। जैसे मछली के आगे मुंह नहीं होता ट्रायंगुलर सा, वो भी बन जाता है, और उसके पीछे एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है कि हम करते हैं कि हम क्वेश्चन पूछते हैं एक दूसरे से कि जी ये प्रॉब्लम क्यों है, उसकी मेजर कॉजेज़ क्या है। अगर आपको मेजर कॉजेज़ नहीं समझ आ रही तो एक जनरल कुछ हेडिंग्स हैं जो जेनरिक हैं, वो तकरीबन सब में इस्तेमाल हो सकती हैं। वो ये 6 एरियाज़ हैं, मेथड्स, मटेरियल्स, मशीन, पीपल, एनवायरनमेंट और मेजरमेंट। इन 6 के अंदर ही कोई भी प्रॉब्लम है तो इन 6 के अंदर वो ज़रूर लाई करता होगा। अब ज़रूरी नहीं है कि 6 के 6 हों, इसमें से 4 भी हो सकते हैं, इसमें से 5 भी हो सकते हैं। तो आप जनरली जब कर रहे होंगे तो आप देखेंगे कि स्कूल हैवी बैग्स, अच्छा सॉरी ये मेथड भी लिखा गया है सारी जगह पे, यहाँ पे बताऊँ मेथड्स है, यहाँ पे मशीन है, यहाँ पे पीपल है, एक जगह मटेरियल है, एक मेजरमेंट है और एक जगह एनवायरनमेंट है। तो आप क्वेश्चन क्या पूछेंगे, प्रॉब्लम स्कूल बैग इसकी तरह से लोगों की वजह से क्यों है, मतलब बच्चे वीक हैं वो उठा नहीं सकते बैग। फिर एनवायरनमेंट की वजह से, मिसाल के तौर पे जी बहुत स्टेयर्स हैं, वो बच्चा बैग उठा के ऊपर नहीं चढ़ सकता। अच्छा मटेरियल की वजह से कि बुक्स बहुत ज़्यादा रखी जाती हैं, ठीक है, या बैग खुद इतना भारी है, उसके साथ बहुत सी फैंसी बैग है, ट्रॉली लगी हुई है, वो बच्चा बेचारा उठा नहीं सकता। इक्विपमेंट भी उसके अंदर आ जाती हैं। तो इस तरह ये है कि पीपल के अंदर आप मल्टीपल और भी हो सकती हैं। अभी तो मैंने आपको मेन बताया ना कि जी आप आइडेंटिफाई कर लें कि मेन कॉजेज़ क्या हैं, उसको आप इस तरह से लिख लेंगे। जैसे मछली की टांग वो नहीं होते कांटे, आपने देखा होगा कभी बैकबोन देखी है उसकी, मछली की अगर पूरी निकाल ली जाए तो वो क्या होता है, आगे सर निकला होता है, पीछे इस तरह से ब्रांचेस होती हैं। तो अब क्या करेंगे आप मेथड्स के अंदर कि जी मेथड की वजह से कौन से सब कॉजेज़ हैं, कि अगर बच्चा उठा के नहीं लेके जा रहा, उसके अंदर उसकी कॉज क्या है, बैग भारी है, बैग ट्रॉली वाला है, बैग का मटेरियल ऐसा है, या क्या है। फिर अगर वो पीपल की वजह से है तो पीपल में वो बच्चा भी आ सकता है, वो टीचर भी आ सकता है, वो एडमिनिस्ट्रेशन भी आ सकती है, वो पेरेंट्स भी आ सकते हैं। तो आप ये क्वेश्चन पूछेंगे जी कि पेरेंट्स की वजह से इसमें क्या प्रॉब्लम है, एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से इसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा है, बच्चे की वजह से इसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसी तरह आप मटेरियल में देखेंगे, एनवायरनमेंट में देखेंगे सारा कुछ। तो आप क्या करेंगे, एक मेन आइडेंटिफाई कर लिया,
उसके बाद सब उसके उस कैटेगरी के अंदर जो आते हैं वो आप यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे। तो ये आपकी पूरी एक फिश बोन डायग्राम बन जाएगी, जो आपको यहाँ पे देख के पता लग जाएगा कि जी मेरे प्रॉब्लम की मेजर कॉजेज़ क्या हैं, उसकी सब कॉजेज़ क्या हैं। ठीक है, अभी आप लोग आपके पास पेज है ना, सिर्फ मैं आपको 3 मिनट देता हूँ, टाइम नहीं है। आप एक फिश बोन डायग्राम बनाइए। आपके ख्याल में फिश बोन डायग्राम क्या होगी हैवी स्कूल बैग की? ये 4 चीज़ें रखिए, इनमें से 6 रखते हैं, 4 रखते हैं, 5 रखते हैं कि आपके ख्याल में मेथड्स, मटेरियल, मेजरमेंट, एनवायरनमेंट, पीपल की वजह से क्या सब कॉजेज़ आ रही हैं। नेक्स्ट है स्कैटर डायग्राम। स्कैटर डायग्राम किससे यूज़ करते हैं? कॉज एंड इफेक्ट के दरमियान रिलेशनशिप बताने के लिए। अभी आपने पहले कॉज एंड इफेक्ट खाली मालूम किया था ना कि जी स्कूल बैग है, उसकी मेजर कॉजेज़ क्या हैं। अब क्या है, आप ये बताते हैं कि उन कॉज और इफेक्ट में आया पॉजिटिव रिलेशनशिप है, नेगेटिव रिलेशनशिप है या कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो इसमें हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल्स। एक वेरिएबल को हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ड्रॉ करते हैं, दूसरे वेरिएबल को वर्टिकल एक्सिस में। मैं आगे उसमें होता क्या है कि आप एक वेरिएबल ए एक्स एक्सिस, दूसरा वेरिएबल बी वाई एक्सिस, उसके दरमियान जितनी वैल्यूज़ हैं उसको प्लॉट करते हैं। जो रिलेशनशिप है कि अगर ये है तो इसका इफेक्ट इस पे पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा, वो आइडेंटिफाई किया। यानी हैवी बैग, और आपने उसकी कॉज देखी क्या थी, कोई एक, फॉर एग्ज़ाम्पल टीचर, मैं एक मिसाल देता हूँ कि जी टीचर होमवर्क शेड्यूल फॉलो नहीं करता, तो आप क्या करेंगे, देखेंगे जी हैवी बैग है और साथ टीचर, जब आप बैग को ऑब्ज़र्व किया ना, उसमें देखा कि आज होमवर्क कॉपीज़ बैग में ही पड़ी हैं, इसका मतलब है कि टीचर ने होमवर्क शेड्यूल फॉलो नहीं किया। तो आप वहाँ पे उसको एक ऑब्जर्वेशन मार्क कर देंगे। अब मल्टीपल इस तरह ऑब्जर्वेशन मार्क होती रहेंगी, तो जब मार्क हो जाएंगी तो फिर एक रिलेशनशिप बनेगा। अगर वो इस तरह का रिलेशनशिप बना तो इसका मतलब है कि उन दो जो कॉज एंड इफेक्ट है पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। यानी ये जो कॉज है वो रिलेट कर रही है उस इफ़ेक्ट के साथ बहुत ज़्यादा, इस कॉज की वजह से ये बहुत ज़्यादा है। इस कॉज को जितना स्ट्रॉन्ग होता जाएगा उतना वो आपका प्रॉब्लम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर आपका डाटा ऐसे प्लॉट हो रहा है तो उसके दरमियान स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशनशिप है। अगर आपका ऐसे डाटा है तो इसका मतलब है कि स्ट्रॉन्ग नेगेटिव रिलेशनशिप है। ठीक है, अगर ऐसे है तो इसका मतलब है कि वीक पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि वीक नेगेटिव है, और इसका मतलब है कि कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो ये आपको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कि जी कौन सी कॉजेज़ हैं जो स्ट्रॉन्ग हैं, कौन सी वीक हैं, कौन सी कॉज है जिसका कोई इफ़ेक्ट नहीं हो रहा उस प्रॉब्लम पे। ठीक है, तो आप इसकी मदद से डाटा को प्रेजेंट करके कहाँ पे हेल्प कर सकता है आपको डिसीजन मेकिंग में, कि आपने उस कॉज को खाली करिए जिसका स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, उसको रिड्यूस करने की कोशिश कीजिए। क्लियर है? अब आप बताइए कि ये कौन सा रिलेशनशिप है? इससे लिटिल वीक है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होता तो बिल्कुल वो होता। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग और वीक के दरमियान एक है कि थोड़ा बहुत डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ना, बिल्कुल सीधी लाइन आ रही होती वो हो जाता। ठीक है, अच्छा अभी तक हमने 6 कर लिए। कौन कौन से? फ्लो चार्ट, चेक शीट, हिस्टोग्राम्स, परेटो चार्ट, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, और ये आखिरी किया है स्कैटर डायग्राम। ठीक है, लास्ट हमारी है कंट्रोल चार्ट्स। कंट्रोल चार्ट किस लिए यूज़ होते हैं? कि मॉनिटर करने के लिए किसी प्रोसेस को कि ये विद इन बाउंड्री चल रहा है, जैसे हमने प्लान किया है वैसे ही है। ठीक है, मतलब आप, मैं एक मिसाल इस तरह से दूं कि टॉफ़ी होती है ना, ठीक है, अब टॉफ़ी जो होता है उसके ऊपर एक वेट लिखा होता है, 1 ग्राम आमतौर पे, ऐसे ही है, सपोज़ कर लेते हैं 1 ग्राम लिखा हुआ है। एक मशीन पे वो जा रहा है और आपने ये चेक करना है कि जी 1 ग्राम की टॉफ़ी है कि नहीं है।
अब उसमें ज़रूरी तो नहीं है कि 100% आपने 1 ग्राम है, आप एक लिमिट लगाएंगे कि यार 1.2 ग्राम हो सकती है और 0.8 ग्राम हो सकती है। तो अब आपने ये चेक करना है कि जी 1.2 और 0.8 के दरमियान जो होगा वो एक्सेप्टेबल है, इससे ऊपर जो होगी टॉफ़ी हमें नुकसान है, और इससे नीचे जो होगी वो हमारी रेपुटेशन को नुकसान है कि यार कस्टमर कहेगा ये क्या है। तो वो उसको आपने सॉर्ट आउट करना है। तो वहाँ पे क्या होगा, कंट्रोल चार्ट यूज़ हो सकता है कि आप हर एक का वो साथ साथ वेट कर रहा हो और देखिए कि ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट के अंदर है, वेल एंड गुड, नहीं है तो वो है। अब स्कूल बैग्स की तरफ आ जाए, वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम आइडेंटिफाई करते हैं कि जी मिसाल दे रहा हूँ कि 10 से 12 kg के दरमियान बच्चे का स्कूल बैग का वेट होना चाहिए, मिसाल के तौर पे 7th 8th के बच्चों का। तो अब हम क्या करेंगे, जब भी डाटा कलेक्ट कर रहे होंगे तो हम देखेंगे जी 10 से 12 के दरमियान कोई भी डाटा आ रहा है वो एक्सेप्ट है। और आइडियल भी एक करते हैं कि जी आइडियली क्या है कि वो 11 होना चाहिए, लेकिन वो आइडियली 11 तो नहीं होगा, वो कुछ नीचे होगा कुछ ऊपर है। तो हम वहाँ पे ये डिसीजन में करेंगे कि जी अगर 12 तक है ठीक है, अगर 12 तक ठीक नहीं है तो फिर हमें क्या एक्शन लेना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि जी ये टीचर की गलती है, उसने टाइम टेबल फॉलो नहीं किया, ये बच्चे की गलती है, हमारे प्रोसीजर की कोई गलती है। इसी तरह अगर वो कम है तो इसका मतलब है बच्चा कुछ किताबें घर वैसे ही सारी तो नहीं छोड़ आया, जो लानी चाहिए थी वो भी कहीं छोड़ ना आया हो। तो कंट्रोल चार्ट आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं, जहाँ पे लोअर लिमिट और अपर लिमिट आप लगा लेते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देखिए कि एक क्या होती है सेंटर लाइन जो आइडियल सिचुएशन होती है, एक है हमारे पास लोअर कंट्रोल लिमिट, एक होती है हमारे पास अपर कंट्रोल लिमिट। इसमें आप अगर देखिए ये सारा डाटा जो है ये अपर और लोअर के दरमियान है, इसका मतलब है हमें एक्सेप्टेबल है। ये पॉइंट क्या है, आउट ऑफ वो है। अगर टॉफ़ी 1.4 ग्राम है तो वो क्या है, नहीं भेजनी, उसको पैकेट में नहीं डालनी, उसको निकाल दें। इसी तरह अगर वो 0.8 से कम है तो उसको निकाल दें। एक आपको उसमें मुझे वो याद आ गया, मैनेजमेंट के अंदर एक हमें सुनाया गया कि पाकिस्तानी कौम कितनी जीनियस होती है ना। इसी तरह क्या था कि वो वेट करना था किसी छोटी चीज़ का। अब ये था कि जी ये देखना था कभी कभी बीच में टॉफ़ीज़ खाली भी आ जाती हैं, तो अब उसके ऊपर काफ़ी रिसर्च उन्होंने कहा जी कैसे इसको चेक करें, हर एक टॉफ़ी को वेट करना है, कैसे किया जाए। तो एक ये था कि उन्होंने कहा जी कि वेट मशीन इंस्टॉल की जाए, वो काफ़ी कॉस्टली पड़ रही थी इस लेवल पे। उन्होंने क्या किया, छोटा सा पंखा लगा दिया, जहाँ बेल्ट थी ना वहाँ हल्का सा पंखा। अब जो थोड़ा वेट था वो छोटा, इतना छोटा पंखा था वो वेट नहीं उड़ता था, जो खाली थी वो क्या था वो उड़ जाती थी, तो वो बाहर निकल जाती थी। तो पाकिस्तानी बड़ी जीनियस कौम है, कुछ ना कुछ रास्ते निकाल लेते हैं। तो खैर इस तरह के हम आइडेंटिफाई करते हैं खुद कि जब इफेक्टिवनेस चेक कर रहे होते हैं ना, आखिर में आप इफेक्टिवनेस चेक कर रहे हैं कि जी हम इफेक्टिव हुए या नहीं हुए बैग्स को, तो उसमें भी आप लगा सकते हैं कि जब आप डाटा कलेक्ट करते हैं जी हम जो हमने प्रपोज़ किया था कि हम इतने से इतने दरमियान में रहेंगे, आया हम उसमें सक्सेसफुल रहे या ना रहे। क्लियर है? चलिए मैं इसको नहीं करता है, इसको फाइनल अब करते हैं। अभी तक जो हमने किया टूल्स यूज़ किए, अगर मैं एक बिग पिक्चर के तौर पे इसको देखूं तो वो टूल्स कहाँ कहाँ यूज़ हो सकते हैं। सबसे पहले फ्लो चार्ट, बिग पिक्चर देखने के लिए कि आप प्रोसेसेस को समझने के लिए क्या कुछ हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए फ्लो चार्ट सबसे बेस्ट टूल है। डाटा कलेक्शन के लिए चेक शीट्स हैं। डाटा एनालिसिस के लिए हमारे पास ग्राफ्स, हिस्टोग्राम, स्कैटर डायग्राम और कंट्रोल चार्ट। डाटा एनालिसिस किसी भी फेज़ पे हो सकता है। आपके शुरू में प्रॉब्लम को एनालाइज करने के लिए, आपके चेकिंग द इफेक्टिवनेस के ऊपर प्रॉब्लम को एनालाइज करने के लिए वहाँ पे कर सकते हैं। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन के लिए कौन सी सूटेबल होती हैं, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम। और प्रायोरिटाइजेशन के लिए परेटो एनालिसिस, जहाँ पे हम प्रायोरिटाइज कर रहे होते हैं कि जी हम जो ये 20% मेजर प्रॉब्लम्स हैं उनको ही, या मेजर कॉजेज़ हैं उनको हल कर दें तो 80% प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो मुख्तलिफ लेवल्स पे ये हो रहा होता है, ज़रूरी नहीं है एग्जैक्टली इसी तरह हो आप, क्योंकि डाटा कलेक्शन हर फेज़ में आ रही होती है ना। आपकी प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन के अंदर, प्रॉब्लम एनालिसिस के अंदर, चेकिंग द इफेक्टिवनेस के अंदर, सारी जगह डाटा कलेक्ट कर रहे हैं आप ना।
तो वो सारी जगह पे चेक शीट यूज़ हो सकती है। ठीक है, फिर जहाँ जहाँ एनालाइज करना है, किसी भी स्टेप में जहाँ एनालिसिस होगा वहाँ पे आप इनकी जो टूल्स हैं इनकी मदद से कर सकते हैं। ठीक है, आई समझ? नहीं आई, आखिर में बिल्कुल डिले हो गए हैं। कोई क्वेश्चन अगर जल्दी से है तो सर? हाँ क्लोज कर, हाँ बस क्लोज करने टाइम